हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का देखने वाले हैं। पहले हम यह देखते हैं क्वेश्चन किस किस टाइप से आ सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, गुप्त काल के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। या फिर क्वेश्चन आ सकता है, गुप्त काल की स्वर्ण युग के रूप में व्याख्या कीजिए। या फिर क्वेश्चन आ सकता है, स्वर्ण युग के रूप में गुप्त काल का परीक्षण कीजिए। एक और तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है, सविस्तार विवेचना कीजिए। सबसे पहले तो यह क्वेश्चन काफ़ी बड़ा होने वाला है। इसके अंदर हम इस क्वेश्चन का पूरा देखेंगे कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था। तो इसके बारे में सारी जानकारी हमें लेनी पड़ेगी। सबसे पहले हम देखें गुप्त वंश के इतिहास के स्रोत। तो गुप्त वंश को जानने के लिए हमारे पास पुरातत्व सामग्री, साहित्यिक सामग्री और विदेशियों के विवरण उपलब्ध हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आता है पुरातत्व सामग्री क्या है। तो पुरातत्व सामग्री को 3 भागों में बांटा गया है: सिक्के, अभिलेख और भवन तथा कलाकृतियाँ। सिक्कों के बारे में देखें तो गुप्तकालीन सिक्कों से भी गुप्त वंश के इतिहास के निर्माण में बड़ी सहायता मिलती है। गुप्त शासकों ने सोने, चांदी, तांबे के सिक्के प्रचलित किए थे। इन सिक्कों से गुप्त सम्राटों के नाम, उनकी उपाधि, धर्म, चरित्र, उनके साम्राज्य की सीमा, इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के एक सिक्के पर अश्वमेध घोड़े का चित्र उत्कीर्ण है, जिससे क्या ज्ञात होता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न किया था। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए और शिकार खेलते हुए दिखाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि वह संगीत प्रेमी और शिकार खेलने का शौकीन था। गुप्त काल के सिक्कों पर विष्णु और गरुड़ के चित्रों का अंकित होना इस बात का भी परिचायक है कि गुप्त शासक क्या थे, वैष्णव धर्मावलंबी थे। कौन थे? वैष्णव। तो इसके अतिरिक्त गुप्त काल के सिक्कों से तत्कालीन कला, भाषा, आर्थिक स्थिति, इन सभी के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब हम देखें अभिलेख। तो गुप्त काल के अनेक उत्कीर्ण लेख शिला स्तंभ, चट्टानों, लोह स्तंभों, ताम्रपत्रों, गुफाओं पर मिले हैं बहुत सारे। ठीक है, तो हरिसेन द्वारा रचित एक प्रयाग स्तंभ लेख, इससे हमें समुद्रगुप्त की विजय, उनके जीवन चरित्र, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। महरौली अभिलेख से हमें चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से उसके पुष्य मित्रों के विरुद्ध युद्ध का विवरण प्राप्त होता है। अब आती हैं भवन और कलाकृतियाँ। तो गुप्त शासकों ने भूमरा, तिगवा, देवगढ़ आदि स्थानों पर कई मंदिर बनवाए थे। इन मंदिरों से हमें गुप्तकालीन धार्मिक अवस्था, वास्तुकला, इन सभी के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। गुप्तकालीन महरौली लोह स्तंभ तत्कालीन कला का श्रेष्ठ नमूना है। इससे क्या पता चलता है कि उस समय धातु विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उन्नति हो चुकी थी। सारनाथ, सांची, मथुरा आदि स्थानों से गुप्त काल की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनसे उस समय की मूर्ति कला की उन्नति के बारे में पता चलता है। गुप्त काल में हिंदू देवी देवताओं, बौद्धों, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां प्राप्त हुई है। इससे क्या कहा जा सकता है कि गुप्त शासक धर्म सहिष्णु और सभी धर्मों का आदर करते थे। इसी प्रकार एलोरा, अजंता की गुफाओं के चित्र उस काल की चित्रकला तथा सामाजिक अवस्था पर भी प्रकाश डालते हैं। अगर आपको पूरा गुप्तवंश समझना है तो इसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप एक बार वो ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब हम देखेंगे साहित्यिक सामग्री। साहित्यिक सामग्री में हम देखें तो धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो है उसमें हमारे पास स्मृतियाँ, पुराण, ये आते हैं। और जो साहित्यिक सामग्री है वो 2 हैं, एक तो धार्मिक साहित्य होता है, एक ऐतिहासिक तथा अर्ध ऐतिहासिक साहित्य होता है। धार्मिक साहित्य में स्मृतियाँ, पुराण मैंने आपको बताया। स्मृतियाँ देखें तो विद्वानों का मत है कि अधिकांश स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई थी। स्मृतियों से गुप्तकालीन राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक अवस्थाओं के बारे में बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त होता है। पुराण, तो ऐसा माना जाता है कि 18 पुराणों में से अधिकतर गुप्त काल में लिखे गए थे। पुराण से हमें क्या पता चलता है? गुप्त सम्राटों की राज्य विस्तार, उनकी शासन व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त इनसे गुप्तकालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक अवस्था के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होती है। अब आती है हमारे पास ऐतिहासिक तथा अर्ध ऐतिहासिक साहित्य।
जिन्हें हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहले कालिदास की कृतियाँ, उसके बाद कामंदक के इंतिसार, देवी चंद्रगुप्तम, मंजुश्री मूलकल्प, मृच्छकटिकम। तो कालिदास की कृतियाँ देखें तो कालिदास गुप्त काल का एक महान कवि और नाटककार था। उसने रघुवंश नामक महाकाव्य की रचना की, जिसमें पूर्ववर्ती गुप्तों की वीरता का उल्लेख है। उसकी अन्य रचनाएं हैं जैसे मेघदूतम, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम। इनसे भी हमें गुप्तकालीन राजनीति, शासन प्रबंध, सामाजिक रीति रिवाजों आदि के बारे में जानकारी मिलती है। मेघदूत ने गुप्त काल के प्रसिद्ध नगर उज्जैन के सौंदर्य, उसकी धन संपन्नता आदि का पता चलता है। अब देखिए कामंदक का नीतिसार। तो इस ग्रंथ से गुप्तकालीन राजनीति इतिहास के बारे में पता चलता है। देवी चंद्रगुप्तम क्या है? तो विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम नाटक से क्या पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने अपने भाई रामगुप्त का वध करके उसकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी के साथ विवाह किया था। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त द्वितीय की गद्दी पर बैठने का भी उल्लेख मिलता है। मंजुश्री मूलकल्प। तो इस ग्रंथ में गुप्त राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। मृच्छकटिकम। तो यह शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम नामक जो नाटक है, इसमें गुप्तकालीन शासन पद्धति, न्याय व्यवस्था, सामाजिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था आदि के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे विदेशियों के विवरण। चीनी यात्रियों के यात्रा वृतांतों से भी गुप्तकालीन इतिहास के बारे में पता चलता है। 3 चीनी यात्री थे, ह्वेनसांग, इत्सिंग और फाहियान। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के साथ भारत आया था। वैसे उसका कार्य मुख्यतः हर्षवर्धन के शासनकाल से संबंधित है, परंतु प्रसंगवश उसने विवरण से हमें क्या मिलता है कि गुप्त शासकों के बारे में जानकारी। उसने अनेक गुप्त सम्राटों का उल्लेख किया है और उस समय के नगरों का उल्लेख किया है। इत्सिंग यह भी एक चीनी यात्री था जो 7वीं शताब्दी में भारत आया था। उसके विवरण से पता चलता है कि गुप्तों द्वारा स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय का भवन बड़ा विशाल था और वह एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र के रूप में विख्यात था। ठीक है। बाद में फाहियान, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया हुआ था। उसके विवरण से गुप्तकालीन इतिहास का पर्याप्त प्रकाश हमें मिलता है। उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के राजा प्रसाद, उसकी राजधानी, तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक अवस्था का बड़ा सुंदर वर्णन किया। अब हम देखेंगे गुप्त काल एक स्वर्ण काल अथवा स्वर्ण युग के रूप में। सबसे पहले आती है इसकी कुछ विशेषताएं। उनमें पहली है कुशल प्रशासन। तो गुप्त सम्राटों की शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित थी। उसकी उत्तम शासन व्यवस्था के कारण जनता आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकी। उन्होंने साम्राज्य में शांति तथा व्यवस्था स्थापित की और अपनी प्रजा के आंतरिक एवं बाह्य संघर्षों से सुरक्षित रखा। गुप्त सम्राट प्रजा वत्सल शासक थे तथा अपनी प्रजा की नैतिक एवं भौतिक उन्नति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। चीनी यात्री जो फाहियान था, गुप्त शासकों की शासन प्रणाली की प्रशंसा करते हुए लिखता है कि गुप्त सम्राटों का शासन बहुत अच्छा था। चोरों और डाकुओं का कोई भय नहीं था। लोगों का धन तथा जीवन पूर्ण रूप से सुरक्षित था। न्याय की उत्तम व्यवस्था थी और दंड बहुत हल्के थे। दूसरी विशेषता आती है महान सम्राटों का युग। किसी भी शासन की सफलता उस युग की महानता एवं सामाजिक समृद्धि उसके शासकों की योग्यता पर अवलंबित होती है। गुप्त युग में हमने ऐसे एक नहीं अनेक शासक देखे हैं जो सैनिक या सामरिक दृष्टि से अत्यंत पराक्रमी, प्रतिभा संपन्न सम्राट थे, जो लोक कल्याण की दृष्टि से अत्यंत प्रजावत्सल, बौद्धिक दृष्टि से साहित्य संगीत में पारंगत, कला के योग्य पारखी व उनके उदार आश्रयदाता थे। विदेशी आक्रमणकारियों की रण क्षेत्र में छक्के छुड़ाकर देश के अंदर की विघटनकारी शक्तियों का विनाश कर भारतीय वसुंधरा को बाह्य सुरक्षा और आंतरिक शांति, सुख व समृद्धि प्रदान करने में जो सफलता इन सम्राटों को मिली वह संभवतः और किसी को नहीं मिली। तीसरी विशेषता आती है धार्मिक सहिष्णुता का युग। इस युग में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का युग था। इसमें क्या था कि गुप्त सम्राट हिंदू धर्म के अनुयायी थे। इनके प्रश्रय या संरक्षण में इस धर्म ने आशातीत उन्नति की थी, किंतु इन शासकों में धर्मांधता या धार्मिक संकीर्णता छू तक न गई। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म उपासना, पाठ पूजा संबंधी पूरी स्वतंत्रता थी। सभी संप्रदाय एक दूसरे के मतों का खंडन कर अपनी प्रधानता स्थापित करते थे।
किंतु उनमें सहिष्णुता की ही भरमार थी, असहिष्णुता की नहीं। सबके सब मतावलंबी थे। सम्राटों की सहिष्णुता के कारण उनमें अदम्य धार्मिक उत्साह भरा हुआ था। इसलिए धर्म के क्षेत्र में अनेक नवीन विचारों का सृजन हो रहा था, नए चिंतन का अभ्युदय हो रहा था। हिंदू धर्म ने तो इस युग में अपना काफल विकास किया था। उसकी विजय वैजयंती विदेशों तक में फैलाने लगी। अब हम देखेंगे इसकी चौथी विशेषता, कला का उत्कर्ष युग। गुप्तकाल शांति का युग था। ऐसे युग में सम्राटों का सहयोग पाकर भारतीय कला के विभिन्न अंगों का खूब विकास हुआ। भारतीय वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, मुद्रा निर्माण कला आदि के क्षेत्र में गुप्त काल में अभूतपूर्व उन्नति हुई। स्थापत्य कला के क्षेत्र में इस काल में अनेक मंदिरों, बौद्ध विहारों, चैत्यों, स्तूपों और राजमहलों का निर्माण हुआ। जबलपुर, देवगढ़, झांसी, भीतरगांव, बोध गया आदि स्थानों के मंदिर उस काल की उन्नत स्थापत्य कला का बोध कराते हैं। मंदिरों के अतिरिक्त गुप्तकालीन स्मारक भी अपने आकर्षण और भव्यता के लिए प्रशंसनीय हैं। मूर्तिकला के क्षेत्र में इस काल में हिंदू देवी देवताओं तथा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ। भीतरगांव में ईंटों का बना मंदिर अपनी मिट्टी की मूर्तियों की कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। गुप्त काल की मूर्तियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन मूर्तियों में बाह्य सौंदर्य के स्थान पर आंतरिक भावों की अभिव्यक्ति बड़ी कुशलता से की गई है। नेक्स्ट है इसमें आर्य संस्कृति के प्रसार का युग। तो इस युग में आर्यों की संस्कृति का पुनरुद्धार तो हुआ ही, साथ ही उनका अन्य देशों में भी अच्छा प्रसार हुआ। इस युग में वाणिज्य तथा व्यापार में बड़ी वृद्धि हुई थी। विदेशों से व्यावसायिक संपर्क होने से भारतीय संस्कृति के प्रसार में अच्छी सहायता मिली थी। सुमात्रा, बोर्नियो, चंपा, कंबोडिया आदि स्थानों में भारतीय संस्कृति ने भारतीयता का शंखनाद किया था। अगली विशेषता है इसकी राजनीतिक एकता का युग। अशोक की मृत्यु के पश्चात तथा गुप्त राजवंश की स्थापना के पूर्व एक लंबे अरसे तक भारत में राजनीतिक एकता की एक हल्की किरण भी दिखाई नहीं पड़ती। योग्य केंद्र सत्ता का अभाव में भारत का राजनीतिक मानचित्र अनेक छोटे छोटे राज्यों से भर गया था। आए दिन विदेशी आक्रमणकारी भारत का द्वार खटखटाते रहते थे। गुप्तकालीन सम्राटों ने इस राजनीतिक विश्रृंखला का अंत करके दिग्विजय नीति का अनुसरण किया। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ उसकी इस दिग्विजय के प्रमाण हैं। इस प्रकार इन सम्राटों ने भारत को राजनीतिक एकरूपता प्रदान कर उसे एक छत्र शासन के अंतर्गत लाने का प्रयास किया। इस भांति राजनीतिक एकता की दृष्टि से भी यह युग महान था। अगला आती है आर्थिक समृद्धि का युग। गुप्त युग में कृषि, उद्योग धंधों, व्यापार इन सभी के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति हुई। विदेशी व्यापार अत्यंत उन्नत अवस्था में था। उद्योग धंधों तथा व्यापार की उन्नति के कारण भारत अत्यंत धन संपन्न बना हुआ था। देश में सोने, चांदी आदि की प्रचुरता थी। विदेशी सत्ता का अंत। गुप्त सम्राट देश की सुरक्षा के प्रति सजग थे। उन्होंने देश की स्वतंत्रता की रक्षा और राजनीतिक एकता को बनाए रखने के लिए विदेशी जातियों का उन्मूलन करके देश निश्चय किया। अतः गुप्त सम्राटों ने शकों, कुषाणों इन सभी को पराजित करके उनके प्रभाव को समूल नष्ट कर दिया। नेक्स्ट, आंतरिक शक्ति और प्रजा की समृद्धि का युग। गुप्त शासक दया एवं उदारता से ओतप्रोत थे। गुप्त सम्राटों ने देश में आंतरिक शांति और सुव्यवस्था रखने की जो साथ है उसको जनता और सुख सुविधा और समृद्धि के अनेक उपकरण को संजोने का कोई असर नहीं छोड़ा था। कृषि की उन्नति के लिए जलकुंडों और सरोवरों का प्रचुर संख्या में निर्माण करवाना, अनेक सड़कों का निर्माण कर स्वर्ण मुद्राओं की व्यवस्था करना, वाणिज्य व्यवसाय उन्नति के मार्ग प्रशस्त किए थे। तो देश में पूर्णतः शांति स्थापित की। तो सर्वोच्च राजसत्ता सम्राट के हाथ में निहित होने पर भी सम्राट स्वेच्छाचारी नहीं होता। विधान कठोर नहीं था। सरकार जनता के कार्यों में बहुत कम हस्तक्षेप करती थी। इन सब के परिणाम स्वरूप जनता दिनों दिन प्रगति की ओर अग्रसर हो रही थी। नेक्स्ट है साहित्यिक अभ्युदय का युग। गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति हुई थी। गुप्त सम्राटों ने संस्कृत को राज्य प्रश्रय देकर उसके विकास का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। इसके फलस्वरूप संस्कृत साहित्य की अभूतपूर्व उन्नति हुई। गुप्तकाल संस्कृत साहित्य के सृजन का स्वर्ण काल था। गुप्तकालीन अभिलेख और सिक्के इस उन्नति का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। गुप्त अभिलेखों में संस्कृत काव्य उत्कृष्ट रूप मिलता है।
गुप्तकाल के सम्राट विद्यानुरागी थे और उनका राज दरबार विद्वानों का केंद्र होता था। भास, महाकवि कालिदास कृत कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ हैं शूद्रकृत मृच्छकटिकम, विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस, सुबंधोकृत वासवदत्ता आदि साहित्य ग्रंथ लिखे गए थे। जिस प्रकार इंग्लैंड में एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में वहाँ की अद्वितीय साहित्यिक वृद्धि हुई, उसी प्रकार भारत में साहित्य के क्षेत्र के अंगों को अलंकृत किया गया था। लास्ट है इसमें एक विशेषता वैज्ञानिक उन्नति का युग। गुप्तकाल वैज्ञानिक विकास में भी पीछे नहीं रहा। ज्योतिष, गणित, रसायन शास्त्र, खगोल विद्या आदि सभी क्षेत्रों में अच्छा कार्य हुआ। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना इसी युग में की थी। दशमलव का अन्वेषण भी इसी युग में हुआ था। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है। चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने से ग्रहण लगता है। आदि खगोल विद्या का जन्म इसी युग में हुआ था। गुप्त युग में चिकित्सा विज्ञान का भी विकास हुआ। प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ की रचना की थी। गुप्त काल की एक अन्य चिकित्सा संबंधी पुस्तक नवीनतम पूर्वी तुर्किस्तान में मिली है। पालकाप्य नामक पशु चिकित्सक ने हस्तिया आयुर्वेद नामक एक ग्रंथ लिखा है। ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में इस काल में प्रगति हुई।